भारत सरकार ने महंगाई यानी इन्फ्लेशन को मापने का बेस ईयर तरीका बदल दिया है। तो जाहिर तौर पर कुछ बड़े डेवलपमेंट हमको देखने को मिले हैं। तो ये क्या बदलाव किए गए हैं, बदलाव क्यों किए गए हैं, इन बदलावों का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा और जो जनवरी 2026 के आंकड़े हैं वो आंकड़े क्या बताते हैं, इन तमाम बिंदुओं को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय। तो आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। करते हैं वीडियो की शुरुआत। और सबसे पहले अगर आप खबर देखें कि ये खबर चर्चा में आई क्यों है, तो खबर चर्चा में बहुत सिंपल सी बात है, खबर चर्चा में आई है क्योंकि संशोधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रृंखला जो है वो लागू की गई है। पहले हमारा जो बेस ईयर हुआ करता था, जिसके आधार पर भारत में महंगाई को कैलकुलेट किया जाता था, वो बेस ईयर 2012 हुआ करता था। इसको सरकार की तरफ से चेंज करके 2024 कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिला है। और यही 2024 जो किया गया है, जो बेस ईयर में चेंज किया गया है, इसके आधार पर जो नई सीरीज जारी हुई है, जनवरी 2026 के जो आंकड़े जारी हुए हैं, वो आंकड़े ये बताते हैं कि जनवरी 2026 में भारत में जो इन्फ्लेशन है वो तकरीबन आपका 2.75% के आसपास है। आपको याद होगा लगातार पिछले कुछ समय से भारत में इन्फ्लेशन अपने निचले स्तर पर बना हुआ है और अब कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन जो है, इस पूरी सीरीज की वजह से इन्फ्लेशन आरबीआई के टॉलरेंस बैंड के अंदर आ चुका है। आरबीआई का टॉलरेंस बैंड कितना है? आरबीआई का टॉलरेंस बैंड है 4 ±2% के आसपास, यानी कि ये 2% से लेकर के 6% के बीच में रह सकता है। और ये भी 2.75% के बीच में है, यानी कि आरबीआई के टॉलरेंस बैंड के अंदर आ चुका है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये बदलाव मौद्रिक नीति, ब्याज दरों और घरेलू वित्त पर व्यापक प्रभाव डाल सकते हैं। हर एक चीज पर आपको पता है इन्फ्लेशन के जो आंकड़े हैं वो आरबीआई तमाम चीजों के लिए इस्तेमाल करता है, अपने बेस इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल करता है। तो इसका इस्तेमाल जो है वो मौद्रिक नीति बनाने के लिए भी किया जाता है, इन आंकड़ों का इस्तेमाल ब्याज दरों के निर्धारण के लिए भी इन आंकड़ों का इस्तेमाल होता है, और जो घरेलू फाइनेंस है उसमें भी इन आंकड़ों का इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए ये आंकड़े बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक इन आंकड़ों को प्रमुख मौद्रिक संकेतक के तौर पर इस्तेमाल करता है। ये होम लोन ईएमआई जमा पर रिटर्न, यानी कि जो आपका रिटर्न है, सरकारी नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखने हैं हमारी नई सीरीज के बारे में कि क्या घटना हुई है, क्या इंपैक्ट उसका आपको देखने को मिला है। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना ये है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं, जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये पूरा कोर्स ऑनलाइन कोर्स है। तो आप अपनी सहूलियत के मुताबिक कभी भी कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं। आपको किसी बड़े शहर आने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप अपने घर पर रहकर भी आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये पूरा कोर्स आपका जीएस फाउंडेशन कोर्स है, तो इसमें आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर किया जाएगा। बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर कवर होंगे। इसमें आपको 14 महीने की क्लासेस मिलेंगी, 18 महीने तक क्लासेस की वैलिडिटी होगी। तो आप क्लासेस खत्म होने के बाद भी उनको रिवाइज कर सकते हैं। 2 साल तक का आपको करंट अफेयर का एक्सेस मिलेगा। एक ये भी सुविधा होगी कि कल को मान लीजिए आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, आप क्लासरूम में आकर के पढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास ये मौका होगा कि क्लासरूम फी जो बैच की फीस है उसमें इसके कॉस्ट को एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो इतना पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। तो ये वाला कोर्स एक तरीके से आपके लिए फ्री हो जाएगा। इसके अलावा कोर्स के प्राइस बहुत कम है, मात्र 24,999 रुपए में पूरा कोर्स आपको मिलेगा। और अगर आपको अभी भी लगता है कि प्राइस ज्यादा है तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, AKSHAY। अगर आप इस कोड को यूज करेंगे तो इससे आपको और भारी डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। तो जाहिर तौर पर एक अच्छा मौका यहाँ पर आपके पास मौजूद है कोर्स प्राप्त करने का। अलग अलग मीडियम्स में कोर्स है। हिंदी मीडियम में कोर्स आपको मिलेगा, इंग्लिश मीडियम में है, और इंग्लिश मीडियम में भी कोर्स मौजूद है। तो आप अपनी सहूलियत के मुताबिक अपना मीडियम जो है चूज कर सकते हैं। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। और इसके साथ साथ आप हमारे नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट करके रखिए, 8750187501। इस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम बात करते हैं कि आधार वर्ष को बदलने का कारण क्या है। जो बेस ईयर सरकार ने चेंज किया है उसके पीछे का रीजन क्या है? तो रीजन अगर आप देखें, बेस ईयर चेंज किया गया है मॉस्पी की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की तरफ से। और न केवल आपका सीपीआई का बेस ईयर चेंज किया जा रहा है, बल्कि तमाम दूसरे जो इंडिकेटर्स हैं, जैसे भारत में जो जीडीपी कैलकुलेशन का बेस ईयर होता है उसको भी सरकार चेंज कर रही है। भारत में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कैलकुलेट करने का जो बेस ईयर होता है, आईआईपी, इसका जो बेस ईयर है वो भी सरकार चेंज कर रही है। और सीपीआई का तो चेंज कर ही रही है, इसके आंकड़े तो हमने देख ही लिए हैं। इनके संशोधन की शुरुआत की गई है। इस पूरे संशोधन का जो प्राथमिक उद्देश्य है
वो ये है कि जो आधिकारिक डेटा वर्तमान में अर्थव्यवस्था की संरचना को दर्शाता है, उस आधिकारिक डेटा को ठीक ढंग से प्रस्तुत किया जा सके ताकि नीति निर्माण में हमारी मदद हो सके। आधार वर्ष में संशोधन उपभोग और उत्पादन पैटर्न के अनुरूप सांख्यिकी को बनाए रखता है। बेसिकली होता क्या है, जैसे अगर आप देखें तो हमारा जो पहले का सीपीआई का आधार वर्ष था वो 2012 था। अब 2012 का जो आधार वर्ष है वो आधार वर्ष हमने देखा था 2012 आपका आधार वर्ष था, पहले 2012 इस्तेमाल होता था। तो 2012 का जो आधार वर्ष है, 2012 में आप सोच करके देखिए कि किस तरीके का कंजम्पशन पैटर्न था, किस तरीके का खर्च का पैटर्न था, वो अलग था। और अभी का कंजम्पशन पैटर्न जो है, अभी का खर्च का पैटर्न जो है वो आपका अलग है। तो जाहिर तौर पर पिछले कुछ सालों में बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें, जिसमें इस पूरी सीरीज पर भी काफी ज्यादा ध्यान दिया है, वो है आपका डिजिटल इंक्लूजन। 2012 के आसपास अगर आप जाएंगे तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो थे वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, इंटरनेट हो गया, बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन अब अगर आप 2026 में आप देखें, 2026 में इंटरनेट का, ओटीटी का, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बहुत इस्तेमाल होता है। लोग ज्यादातर न्यूज जो है वो आपका सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो ऐसे में आपका सोशल मीडिया पर लोग जो खर्च कर रहे हैं, 2012 की सीरीज में तो वो दिखाई ही नहीं देता था, लेकिन 2024 की सीरीज में अब उस खर्च को देखा जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है कि कंजम्पशन का जो पैटर्न है, उपभोग का जो पैटर्न है, खर्च का जो पैटर्न है, उत्पादन का जो पैटर्न है, वो चेंज होता रहता है समय के साथ। तो इसीलिए हमको अपना आधार वर्ष जो है वो भी चेंज करना पड़ता है। तो समय के साथ लोगों की इनकम जो है, लोगों की जीवन शैली जो है, लोगों का खर्च जो है, उसकी प्राथमिकताएं बदलती हैं। जैसे लोगों की इनकम कम होती है तो लोग अपनी बेसिक जरूरतों पर ज्यादा खर्च करते हैं। जब लोगों की इनकम बढ़ने लगती है तो लेजर एक्टिविटीज जो है, जो आपकी आरामदायक एक्टिविटीज हैं, उन पर लोग ज्यादा खर्च करते हैं। तो ऐसे में हमको जो अपना आधार वर्ष है, जो अपना बेस है, उसको चेंज करते रहना होता है। समय समय पर अपडेट ना होने पर मुद्रास्फीति जो है ये पुराने आंकड़े दिखा सकती है, मुद्रास्फीति जो है भ्रामक आंकड़े पेश कर सकती है। तो इसीलिए समय समय पर इसको चेंज करना जरूरी होता है। तो ये हमने देखा चेंज करने के पीछे का कारण क्या है। अब उपभोग बास्केट में क्या परिवर्तन आए हैं, जो कंजम्पशन बास्केट है, आपको पता है सीपीआई और डब्ल्यूपीआई जो है, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, ये एक बास्केट के आधार पे काम करते हैं। बेसिक सा डिफरेंस यहाँ पर आपको याद रखना है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों शामिल होती हैं, जबकि होलसेल प्राइस इंडेक्स में केवल गुड्स शामिल होते हैं, सर्विसेज को शामिल नहीं किया जाता है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें कि बास्केट में क्या चेंज आया है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बास्केट जो पहली थी 2012 की सीरीज में, उसमें भी फूड एंड आपका पेय पदार्थ जो है, इनको सबसे ज्यादा वेटेज दिया जाता था। अब भी सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है, लेकिन अब इनके वेटेज को थोड़ा सा कम कर दिया गया है। अगर आप देखें तो पहले इनका वेटेज 45.86% के आसपास था, जिसको अब घटा करके 36.75% के आसपास कर दिया गया है। तो वेटेज कम हुआ है, लेकिन अभी भी फूड एंड जो आपका पेय पदार्थ है, ये सबसे पहले नंबर पर, इसकी वेटेज आपको सबसे पहले नंबर पर देखने को मिलेगी। और कई बार ये सवाल बनता भी है कि जो सीपीआई की सीरीज है उसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसको मिला हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए खाद्य और पेय पदार्थ को सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो मिला हुआ है। अब ये जो चेंज किया गया है, ये चेंज घरेलू व्यय पैटर्न में संरचनात्मक बदलाव जो आया है उसको दिखाता है। बहुत सिंपल सा इकोनॉमिक्स का रूल है कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती रहती है, लोग अपनी बेसिक जरूरतों या खाद्य पदार्थों पर खर्च करना कम कर देते हैं, और दूसरी जो एक्टिविटीज हैं, जैसे जो सर्विसेज हैं, उन पर लोग खर्च करना ज्यादा शुरू कर देते हैं। तो वही चीज हमको देखने को मिल रही है कि 2012 से 2024 के बीच में भारत में जो आपका जो इनकम लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ा है, और इस इनकम लेवल बढ़ने की वजह से लोग अब जो खाद्य पदार्थ हैं उन पर कंपैरेटिवली कम खर्च कर रहे हैं और सर्विसेज पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमको याद रखना है। लोग परिवहन पे खर्च कर रहे हैं, संचार पर, कम्युनिकेशन पर, आवास पर, स्वास्थ्य पर, मनोरंजन पर और पर्सनल केयर पर बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है। तो इसको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। रेस्टोरेंट और आवास सेवाओं को अधिक हिस्सा दिया गया है, क्योंकि लोग अब जो है बाहर ज्यादा खाना खा रहे हैं। शहरीकरण हो रहा है, जिसकी वजह से आवास पर जो खर्चा है वो आपका बढ़ रहा है। खाद्य पदार्थों को कम भार दिया गया है, क्योंकि मुद्रास्फीति में उतार चढ़ाव को दर्शाता है। तो लोग अब खाने पीने पे कम खर्च कर रहे हैं, क्योंकि वो बेसिक जरूरतें हैं। क्योंकि आपके पास मान लीजिए 100 रुपए है, आप 20 रुपए का खाना खा रहे हैं, आपको एक बार 200 रुपए मिल जाते हैं, तो आप ऐसा तो नहीं है कि खाने को आप डबल कर देंगे। मान लीजिए आपने अगली बार खाने को डबल भी कर दिया तो आप 40 रुपए खाने लगे, पर इनकम अगर आपकी मान लीजिए 200 से बढ़कर के 400 हो जाती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब आप 40 की जगह 80 रुपए का खाना खाने लगेंगे। आप भी ज्यादा से ज्यादा अगर आप खाना बढ़ाएंगे भी तो 40 से 50 रुपए कर देंगे, या 50 से 60 रुपए कर देंगे, 80 तो नहीं करेंगे। तो 20 रुपए तो आपके यहाँ पर बच रहे हैं, वो 20 रुपए आप सर्विसेज पे खर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो लोग जो है अपनी इनकम बढ़ने के साथ खाद्य पदार्थों पर और बेसिक जरूरतों पर कम खर्च करना शुरू कर देते हैं।
ये बेसिक सा सिद्धांत आपको याद रखना है, वही चीज यहाँ पर हमको देखने को मिली है। डिजिटल कवरेज की अगर आप बात करें कि कवरेज किसका किया गया है और डिजिटल कवरेज का क्या पूरा रोल रहा है, तो अब जो है जो हमारी नई सीरीज है उसमें टोटल 358 वस्तुओं को शामिल किया गया है। इसमें से 308 वस्तुएं हैं और 50 सेवाएं, तो 358 मद आइटम्स हैं, जिसमें से 308 वस्तुएं हैं, 50 सेवाएं हैं। व्यापक कवरेज का उद्देश्य ज्यादा बेहतर मुद्रास्फीति के आंकड़े जो है वो एकत्र करना है। पहले ये संख्या कम हुआ करती थी, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया, 358 कर दिया गया है। इसके अलावा पहली बार सीपीआई में 25 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के 12 जो ऑनलाइन मार्केट्स हैं वहां से डेटा एकत्र किया गया है। ऑनलाइन मार्केट यानी कि अब आपका महंगाई को कैलकुलेट करने में ऑनलाइन डेटा का भी इस्तेमाल हो रहा है। और इसके साथ साथ ओटीटी सब्सक्रिप्शन जो है, ओटीटी सब्सक्रिप्शन और कम्युनिकेशन के जो आपके तमाम टूल्स हैं, जो सर्विसेज हैं, उनकी डेटा को भी शामिल कर रही है सरकार, ताकि लोगों का बेहतर जो रिप्रेजेंटेशन है, लोगों के खर्च का जो बेहतर रिप्रेजेंटेशन है, वो यहां पर आपको देखने को मिलता रहे। तो ये हमने देख लिया है कि कवरेज में क्या देखने को आपको मिला है। अब इन तमाम चीजों के आधार पर उपभोग पैटर्न कैसे बदला है, वही चीज दोबारा से यहाँ पर आप चर्चा करेंगे। पिछले दशक में आप देखें लोगों की जो घरेलू आय है वो लगभग दोगुनी हुई है। चावल और गेहूं जैसे जो आपके अनाज हैं, इन पर जो लोगों का खर्च रहता है वो शुरुआत में ज्यादा था, 2012 में ज्यादा हुआ करता था, अब वो घट करके कम हो चुका है। फल, सब्जियों, डेयरी और मीट पर जो खर्च है ये बढ़ा है। जो जो आपकी दूसरी चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, उन पर खर्चा कम हुआ है। जो दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पर खर्चा आपका बढ़ा है। और आय बढ़ने पर परिवार अपने आहार में डाइवर्सिफिकेशन लेकर के आ रहे हैं। पहले केवल जो बेसिक सा अनाज था, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, दालें हो गई, यही कंज्यूम किया जाता था। लेकिन अब लोगों के आहार में चेंज हो रहा है। अब लोग जो है फल फ्रूट्स भी खा रहे हैं। अब लोग जो है आपका डेयरी प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब लोग जो है मीट का भी कंजम्पशन कर रहे हैं। तो ये एक पैटर्न चेंज आपको देखने को मिला है, जो कि सरकार की तरफ से अपने आंकड़ों में बताया गया है। चलिए, यहाँ पर हमारा जो पूरी हमने सीरीज को डिस्कस कर लिया है कि क्या चीजें जो है निकल करके आई हैं, क्या सरकार ने चेंज किया है। अंत में आपके लिए करंट अफेयर का सवाल है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत सिंपल सा सवाल है। आपसे पूछा गया है कि सीपीआई यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, सीपीआई को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति के प्रमुख संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी, सीपीआई में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। ऑप्शन सी, सीपीआई केवल थोक स्तर पर कीमतों में परिवर्तन को मापता है। ऑप्शन डी, सीपीआई का उपयोग मौद्रिक नीति निर्धारण में किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर सीपीआई को लेकर के जो सवाल आपसे पूछा गया है उसमें सही जवाब क्या है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरीके की वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। और इससे हमारा हौसला भी बढ़ता है कि हम आपके लिए और बेहतर वीडियोस बना सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।